गुड मॉर्निंग गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर अमित। गाइस आज हम बात करेंगे नी में स्वेलिंग के बारे में, एक पर्टिकुलर जगह पे स्वेलिंग के बारे में जो कि काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है इन द एज ग्रुप बिटवीन 30 to 70। हालांकि बच्चों में भी देखने को मिलती है वो कंडीशन, 4 से 8 साल के बच्चों में भी होती है और 30 से 70 साल के लोगों में भी होती है, जिसको हम बोलते हैं बेकर सिस्ट। वो स्वेलिंग होती क्या है कि नी का जो पीछे वाला पोर्शन होता है, जैसे कि यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ कि ये नी का पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये स्वेलिंग है। कैन यू सी दिस स्वेलिंग? दिस स्वेलिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्वेलिंग। आज हम इस स्वेलिंग की बात करेंगे कि ये जो स्वेलिंग है, नॉर्मल स्वेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर जगह पे स्वेलिंग की बात कर रहे हैं कि ये क्या है। देखिए ये नॉर्मल नहीं है, इसमें कोई भी स्वेलिंग नहीं है, इधर ये स्वेलिंग है। कई बार क्या होता है दोनों तरफ भी हो जाता है, तो लेकिन इस फोटो के अंदर एक तरफ इसको बेकर सिस्ट है, जिसको बोलते हैं बेकर सिस्ट। पहले हमें नी का मॉडल मैं आपको समझा देता हूँ। ये नी का मॉडल होता है, जैसे ये पटेला बोन होती है, ये फीमर बोन होती है और ये टिबिया बोन होती है। इसके अंदर ये मेनिस्कस होते हैं और अंदर लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मेनिस्कस होते हैं, लिगामेंट होते हैं। ये मेनिस्कस घिस जाते हैं तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, यहाँ का कार्टिलेज घिस जाता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ये लेटरल लिगामेंट्स होते हैं। तो ये बेसिकली ये काम होता है नी का, ठीक है। अब क्या होता है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिनको नी के अंदर घसारा हो जाता है, नी जिनका ख़राब हो जाता है, जिनका कार्टिलेज ख़राब हो जाता है, जिनके अंदर मेनिस्कस टीयर हो, जो ये मैंने आपको दिखाया ना, ये मेनिस्कस होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। दिस इज मेनिस्कस। ये क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जैसे गाड़ी में शॉकर होते हैं ना, ऐसे ही नी में भी शॉकर होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, मीडियल और लेटरल, ठीक है। ये पीछे ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है और ये आगे की तरफ एसीएल होता है। दिस वन इज एसीएल, अंदर है थोड़ा, ये एसीएल होता है। तो ये स्वेलिंग होती किन में है, बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्वेलिंग किन में होती है, जिनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, जिनका घुटना ख़राब हो चुका होता है, उनके अंदर ये स्वेलिंग डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जिनके अंदर मेनिस्कस टीयर हो जाता है, जब जिनके अंदर या फिर घुटने के अंदर और कोई चोट लगी हुई होती है, जैसे कि मान लो उनका लिगामेंट टीयर हो रखा होता है, कोई पुरानी चोट घुटने के अंदर लगी हुई है, तो उन सब कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि नी के अंदर जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं हम लोग, तो वो फ्लूइड बनना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। और जो ज़्यादा फ्लूइड बनता है तो वो फ्लूइड पॉकेट में से पीछे निकल के फिर सिस्ट बना लेता है, एक गांठ बना लेता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में गांठ बोलते हैं। एक गांठ सी बना लेता है, सिस्ट बना लेता है। पोप्लिटियल सिस्ट भी बोलते हैं उसको, बेकर सिस्ट भी बोलते हैं। बेकर एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे इनको बेकर, जिन्होंने इसको डायग्नोज किया था सबसे पहले, उनके नाम पे बेकर सिस्ट बोलते हैं। बाकी इनको पोप्लिटियल सिस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इस एरिया को पोप्लिटियल एरिया बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि पेशेंट को तकलीफ़ क्या होती है, पेशेंट को तकलीफ़ ये होती है कि पेशेंट को अपने घुटने के पीछे एकदम भारीपन महसूस होता रहता है, एक स्वेलिंग है उसके घुटने के पीछे, एकदम फुलनेस सी महसूस होती है, टाइटनेस सी महसूस रहती है। घुटने को जब वो मोड़ता है पेशेंट तो उसको तकलीफ़ आती है, पूरा घुटना मुड़ता नहीं है, मोड़ते टाइम उसको क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड आती है, इस टाइप की तकलीफ पेशेंट को होती है। हालांकि पेन बहुत नहीं होता है, पेन बहुत नॉमिनल सा रहता है, इसमें पेन इतना नहीं होता है पेशेंट को, लेकिन स्वेलिंग वो पेशेंट को परेशान तो करती है। अब ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं घुटने का, हम उसका एग्जामिन करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि उस घुटने के अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, अर्थराइटिस डेवलप हो चुका है कि नहीं हो चुका है, कोई पुरानी इंजरी तो नहीं है, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। फिर उसके घुटने में दूसरे घुटने से कंपेयर करते हैं कि दूसरे घुटने में भी ऐसा तो नहीं है। दूसरे घुटने से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि नहीं भाई ये सिस्ट तो एक ही में ही है, इधर ही है, ये मोस्ट लाइकली बेकर सिस्ट है। कई बार क्या होता है हमें सोनोग्राफी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। सोनोग्राफी क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न ही हो जाता है कि कोई ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट वगैरह तो नहीं है, ये सिस्ट है, या ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई डीवीटी वगैरह तो नहीं है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको क्लिनिकल टर्म्स में हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए फिर सोनोग्राफी और एमआरआई की में ज़रूरत पड़ जाती है, एमआरआई भी कराना पड़ जाता है कई बार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, शुरू में ट्रीटमेंट क्या करना होता है। शुरू में तो इसमें अगर किसी को बेकर सिस्ट है, अच्छा इसमें अच्छी बात क्या है, कई बार ये अपने आप ठीक भी हो जाती है। देखो मैं आपको कुछ ना फ़ोटोज़ में दिखा देता हूँ पहले, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि अच्छा ये देखिए,
ये एक नी का डायग्राम है, ठीक है। ये एक नी का डायग्राम है, जैसे ये नी है, यहाँ पे मॉडल रखा हुआ है, उसी के सिमिलर डायग्राम है। ये ऊपर वाली हड्डी फीमर है, ये टिबिया है, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, घुटने का पानी होता है। ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये ज़्यादा बनने लग जाता है, घुटने के अंदर चोट लगती है, इरिटेशन होता है घुटने के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है घुटने के अंदर, तो ये ज़्यादा बनने लग जाता है। ज़्यादा बनने लग जाता है तो ये स्वेलिंग निकल के यहाँ से पाउच बना लेती है अपना, एक पॉप्लिटियल सिस्ट बन जाती है। ये इसी को बेकर सिस्ट बोलते हैं। दिस स्वेलिंग इज बेकर सिस्ट। इट अराइजेज फ्रॉम दिस साइनोवियल फ्लूइड ओनली। ये जो साइनोवियल फ्लूइड अंदर का होता है वहीं से निकल, तो क्या होता है, ये चैनल होता है बीच में, तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे दबाएंगे तो इस चैनल के थ्रू अंदर भी चली जाती है वापस। ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, साइनोवियल फ्लूइड जो भरा हुआ है, तो ये तो कनेक्शन में रहता है अंदर, तो ये कई बार क्या होता है वापस भी चला जाता है। या फिर हम इसको एस्पिरेट भी कर लेते हैं कई बार, इसको सुई डाल के उसको खींच देंगे पानी को, ठीक है। तो ये इस तरह से बेकर सिस्ट होती है। जैसे ये इस डायग्राम में देखो, इसमें ये घुटने का पानी है, साइनोवियल फ्लूइड है, ये पीछे ये इकट्ठा हो गया, ये बेकर सिस्ट बन गई है, ठीक है। अब क्या करना होता है, अगर किसी पेशेंट को बेकर सिस्ट हो गई है तो उसको बर्फ़ से सेक करना चाहिए अपने घुटने के ऊपर, आइस एप्लीकेशन करनी चाहिए। और दूसरा उसको क्या करना चाहिए, आइस एप्लीकेशन चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अगर उसको पेन है तो उसको रेस्ट करना चाहिए। और कंप्रेशन बैंडेज बांधनी चाहिए पैर घुटने के ऊपर। बैंडेज बांधने से क्या होगा ना, क्रैप बैंडेज बांधने से क्या होता है कि उसके ऊपर कंप्रेशन आता है। जैसे हम अगर इसके चारों तरफ बांध देंगे तो यहाँ से कंप्रेशन आएगा, तो ये वापस अंदर, ये जो फ्लूइड है ये वापस अंदर जाने के चांसेस रहेंगे। तो क्रैप बैंडेज बांधने से कई लोगों को फ़ायदा मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। क्या करेंगे, घुटने के नीचे एक पिलो रख लेंगे और घुटने को दबाएंगे, तो जब दबाएंगे घुटने को, नीचे पिलो रखा हुआ है वो इसको कंप्रेस करेगा, तो ये फ्लूइड जो है ना धीरे धीरे इसके अंदर चला जाएगा। मेन जो अपना जॉइंट है, नी जॉइंट है, उसके अंदर चला जाता है। तो ऐसे करके कुछ फिजियोथेरेपी है, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। फिर अगर किसी को बेकर सिस्ट हो गई है तो उसको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे नी के ऊपर लोड ज़्यादा पड़े, जैसे कि जॉगिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, एरोबिक्स नहीं करने चाहिए उनको, ये सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए उनको। पेन अगर पेशेंट को रहता है तो फिर इसके को कई बार सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। हालांकि उससे पहले पेशेंट को हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन भी ट्राई करते हैं कि वहाँ से स्टेरॉइड इंजेक्शन दे के उसको सुखाया जा सके सिस्ट को। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर एस्पिरेट कर लेते हैं, फिर उस निडल डाल के उससे एस्पिरेट करते हैं, तो जितना भी साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको एस्पिरेट कर देते हैं। लेकिन अगर रिकरेंट बार बार फिर से उतने ही स्वेलिंग इकट्ठी हो रही है जितना पिछली बार मान लो हमने 20 ml निकाला पानी, फिर उसको एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद में फिर से इतना ही पानी इकट्ठा हो गया है या उतना ही स्वेलिंग रिकरेंट हो रही है बार बार, तो फिर उस केस में हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि सर्जरी करने की ज़रूरत बहुत ही कम केसेस में पड़ती है, सिर्फ उन्हीं केसेस में करने की ज़रूरत पड़ती है जब पेशेंट को पेन रहता हो, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो और बहुत स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा मोटी हो और बार बार एस्पिरेशन करने के बाद में भी आराम ना पड़ रहा हो, दर्द की गोली खाने से भी कुछ नहीं हो रहा उसको, तो ही फिर सर्जरी करनी पड़ती है उसके अंदर। कई बार सिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है तो क्या करती है, वो आजू बाजू की नसों को दबा देती है या आजू बाजू की नसें भी फूल जाती हैं प्रेशर करंट की वजह से, वेरिकोज वेन बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। या फिर किसी नस के अंदर वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई बड़ी नस के अंदर ब्लॉक हो गया हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन भी हो जाती है। कई बार ये अपने आप रप्चर भी हो जाती है, जैसे इसका एक फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरे पास है। रप्चर बेकर सिस्ट में क्या होता है कि वो बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है, उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट, उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसको एडमिट करके और एंटीबायोटिक वगैरह देनी पड़ती है, कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। ये है जैसा पूरे काफ के अंदर स्वेलिंग हो गई है, देखो स्वेलिंग तो इसको नी के पीछे थी लेकिन वो फूट गई है, रप्चर हो गया है उस सिस्ट का, तो वो पूरा का पूरा फ्लूइड नीचे तक उतर जाता है, पूरा का पूरा नीचे तक उतर जाता है, पूरे काफ में पेन रहता है, रेडनेस हो जाती है, यहाँ पे सेलुलाइटिस हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है रप्चर्ड बेकर सिस्ट का। हालांकि इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बेकर सिस्ट एक तरह से बीमारी है लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा नॉर्मल सा है। ट्रीटमेंट यही है कि आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपके नी के ऊपर लोड पड़े,
पहली बात। दूसरी बात, आपको आइस एप्लीकेशन करना है, बर्फ़ से सेक करना है दिन में 3 बार। तीसरी बात, आपको दर्द अगर रहता है, वैसे बहुत सारे केसेस के अंदर दर्द नहीं रहता है, कुछ केसेस में दर्द रहता है। जिन लोगों को दर्द रहता है तो दर्द की गोलियां खा सकते हैं। उसके बाद में अगर स्वेलिंग बढ़ जाती है, अगर स्वेलिंग बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, पेशेंट को घुटने के पीछे टाइटनेस महसूस होती है, वो दर्द करवाती है, वो अनकम्फर्टेबल बना देती है पेशेंट को। और घुटने को मोड़ते हैं तो पूरा मुड़ता नहीं है घुटना, ठीक है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर आप फिजियोथेरेपी वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप घुटने के चारों तरफ बैंडेज बांध सकते हो, क्रैप बैंडेज। तो उससे क्या है, नीचे से प्रेशर लगेगा तो उसका फ्लूइड जो होता है वापस उसके अंदर चला जाएगा, अपने मेन नी जॉइंट के अंदर चला जाएगा। या फिर एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको। एक एक्सरसाइज करने का तरीका ये भी होता है। जैसे ये है, ये तो जैसे आइस एप्लीकेशन हो रहा है, ये बर्फ़ से सेक कर रही है ये महिला, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक कपड़े से रोल बनाया हुआ है, ऐसे गोल गोल रोल बना दिया कपड़े का, उससे घुटने के नीचे रखा हुआ है और ये अपने घुटने से उसको दबा रहा है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, नीचे जो गांठ बनी हुई है, नीचे जो सिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो पानी है, वो पानी वापस घुटने के अंदर आ रहा है, तो वो सिस्ट का साइज़ कम हो रहा है। तो ये भी फिज़िकल थेरेपीज़ होती हैं जिनसे पेशेंट को फ़ायदा होता है। अगर आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको पेन भी बहुत ज़्यादा है, आपकी सिस्ट भी बहुत बड़ी है, आपको चलने में भी बहुत तकलीफ़ है, टाइटनेस भी बहुत ज़्यादा है, घुटना भी नहीं मुड़ रहा है, अगर ये सब तकलीफ़ें रह रही हैं, आपने सारे बाकी ट्रीटमेंट भी लेके देख लिए, एस्पिरेट करा के देख लिया, उसके बाद में फिर से उतनी बन जाती है स्वेलिंग, तो फिर ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन भी 2 तरह से होता है, एक आर्थोस्कोपिकली होता है और एक ओपन एक्सिजन करते हैं हम लोग। तो दोनों तरह के होते हैं ऑपरेशन। आर्थोस्कोपी में दूरबीन से जाके उसको निकाल देते हैं, और जब स्वेलिंग बड़ी होती है तो कई बार डर रहता है कि उसके आजू बाजू की कोई स्ट्रक्चर को कोई डैमेज ना हो जाए, इसलिए फिर ओपन ही करना पड़ता है। ओपन करके उसको एक्सरसाइज कर देते हैं, निकाल देते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट बेकर सिस्ट, जिसको हम पोप्लिटियल सिस्ट भी बोलते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and please keep subscribing our channel, and thank you for watching this video.